और तो राजीव कर्स जो कि पराग पारिक के क्या कहते हैं फंड मैनेजर हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के, तो उनकी प्रेजेंटेशन से बेसिकली आई चोज टू पिक दिस, और बहुत इंटरेस्टिंग था कि एनुअल पोर्टफोलियो रिटर्न्स, राइट, कि उन्होंने कहा कि एक मैनेजर ए है, मतलब एक फंड ए है, फंड बी है, ये मान सकते हैं, उसने 35% रिटर्न दिए पहले साल में, सेकंड ईयर में 75% रिटर्न। आई एम श्योर बहुत सारे हम सब यहाँ पर इस फंड में इन्वेस्ट कर देंगे कि यार क्या रिटर्न है, 35% फिर 75%, बट थर्ड ईयर में उसने -55% किया। हम थोड़े डिसअपॉइंट होंगे, काफ़ी डिसअपॉइंट होंगे आई एम श्योर, बट शायद हम नहीं निकलेंगे। हमने कहा ठीक है यार, एक साल खराब रहा, 2 साल बहुत अच्छे रिटर्न भी तो दिए, उसके बाद 25% दिए और 20% रिटर्न दिए उसने। एक और फंड है जिसने कभी भी इतना ऐसा बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स नहीं दिए, जैसे 15% दिए, 20% दिए, 9% दिए, 20% दिए, 14% दिए, इस तरह के थोड़े थोड़े ठीक ठाक परसेंट रिटर्न दिए, मोस्टली नीचे बिलो व्हाट द दिस फंड हैज गिवन। सिर्फ एक बार उसने अच्छा रिटर्न, ठीक है। अब आप कहोगे कि किस में ज़्यादा पैसा बना, ठीक है, मतलब देखने से दिमाग, अब आप, मैं आपको बोल रहा हूँ, शायद आप बोलेंगे कि होना, बट देखने से लगता है कि नहीं यार, पहले वाले ने तो बहुत एक ही साल तो खराब रहा। कैलेंडर रिटर्न्स भी हम जब कंसिस्टेंसी देखते हैं तो शायद मैं भी ये बोलूंगा कि यार एक ही साल तो खराब रहा, 4 साल तो उसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, एक ही साल तो खराब रहा, तो ठीक है, ऐसा होता है फंड मैनेजर के साथ। बट जब रिटर्न देखते हैं ओवरऑल, इसने 1.59 मतलब 59% रिटर्न दिया ओवरऑल, और इन्होंने 105% रिटर्न दिया। सो द कंसिस्टेंसी इन दिस, राइट, कि ये जब बुरा टाइम आता है ना, तब रिजल्ट्स, तब उस टाइम पे भी आपका ये चेक होता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है। तो फ्रैंकली हमारा मॉडल पोर्टफोलियो पे भी, जब वो मॉडल पोर्टफोलियोज बनाते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। अगर आप हमारे बीटा देखेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशंस देखेंगे, मोस्टली मॉडल पोर्टफोलियोज के, वो सब जो है इंडेक्स से कम है, और हम मतलब कंसिस्टेंटली जो है ट्राई कर रहे हैं, और मोस्टली पोर्टफोलियोज कर भी रहे हैं, दे आर डूइंग बेटर देन द इंडेक्स। तो कोशिश यही रहती है कि हम ये बने, ये ना बने, मतलब हमारी ये अप्रोच है। आई एम नॉट सेइंग कि कई फंड मैनेजर ऐसा करते हैं, ये गलत है या जो भी है, बट हमें मोस्टली, हम इस इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स पोर्टफोलियोज में, व्हाटएवर, राइट, कि हमें एक अच्छे रिटर्न्स मिले। तो वो जो है एक कंसिस्टेंटली रिटर्न्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब गिरता है ना -55%, हाँ उसका मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ समझनी है कि जब 25% गिरा है मार्केट, तो उसको 33% बढ़ना है जीरो आने पे, मतलब सेम जगह पे आने पे। 50% अगर आप गिरे, आपका 100 से 50 हो गया ना रुपया, 100 रुपये का स्टॉक 50 रुपीज़ का हो गया, तो उसको 50 से 100 आने पे 100% बढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और 75% अगर स्टॉक गिर गया है, 100 रुपये का स्टॉक 25 रुपये का हो गया है, तो उसको 100 रुपये पे आने पे 300%, मतलब उसको मल्टीपैगर रिटर्न देने पड़ेंगे, ठीक है, 3x रिटर्न। 90% गिर गया है तो 900%, 95% गिर गया है तो 1900% रिटर्न देने पड़ेंगे उसको, ठीक है। बहुत सारे लोग जब हम बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स लाइक वोडाफोन और या जो कि भाई नहीं नहीं ये कभी ना कभी वापिस अपने उसी लेवल पे आ जाएंगे, कभी ना कभी वो, तो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आ सकते, बट आई एम सेइंग कि द किस तरह के रिटर्न्स उनको देने हैं, किस तरह का मल्टी बैगर रिटर्न्स उनको देने हैं, क्या उनमें कैपेसिटी है, क्या वो कैपेबिलिटी है मैनेजमेंट की, ओवरऑल बिजनेस की, ये बहुत ज़रूरी है सब। और इसी तरह के हमें पोर्टफोलियोज में भी इन्वेस्ट करना चाहिए जो इसको रिड्यूस करें, हमारे नेगेटिव को रिड्यूस करें, ठीक है। पॉजिटिव तो अच्छा रखें ही, बट नेगेटिव को भी कम करेंगे तो ये पॉजिटिव कम भी रहेगा तो भी हमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, क्योंकि हम मोस्टली एक हाई, मतलब जैसे कुछ एक फंड हाउस है, क्वांट फंड हाउस है जैसे, तो वो अगर आप देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नेगेटिव देगा, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, आई एम जस्ट सेइंग कि वो बहुत ही अमेजिंग रिटर्न्स दे रहा है कंसिस्टेंटली लास्ट 2-3 साल से। तो हमें उसको ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए, क्या ये कंसिस्टेंटली कर सकता है, क्या क्या बुरे मार्केट में भी उस तरह के रिटर्न दे सकता है क्या। इसलिए वो हिस्ट्री ऑफ पोर्टफोलियो, हिस्ट्री ऑफ फंड मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसने बुरे टाइम पे भी कितना रिटर्न दिया, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये चीज़ हम, अगर आप फंडोमीटर देखते हैं या मेरे कंपैरिजंस देखते हैं फंड्स के, या फिर हमारे मॉडल पोर्टफोलियो की अप्रोच को भी देखते हैं, वो इस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ना बहुत एक, मतलब हम लाइव सेशन भी लेते हैं, एक हमने अभी ट्विटर सत्संग भी किया था। एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आता है हमें कि आपको क्या कहते हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड बता दो हमें, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और बस रहें उसमें, राइट। तुम, और ये मतलब एक कॉमन क्वेश्चन है कि बेस्ट फंड बता दो मेरे को, 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है, 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है, कौन सा फंड में इन्वेस्ट, स्पेशली फ्लेक्सी कैप फंड में तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है।
तो एक स्लाइड आई वांट टू शो यू, ठीक है, दिस आई पिक फ्रॉम एक रिपोर्ट आई थी, वैल्यू रिसर्च का कोई आर्टिकल था विच आई वाज रीडिंग, बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे द वे दे हैव प्रेजेंटेड इट। आई होप दैट यू कैन सी इट, राइट। तो मतलब बेसिकली क्या है कि इन्होंने टॉप 10 जो फंड्स हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स, जो कि जिसमें से फोकस कैटेगरी भी इन्होंने फ्लेक्सी कैप में ही डाली है, विच मेक्स सेंस आई थिंक, ठीक है। तो उसमें टॉप 10 जो एसेट अंडर मैनेजमेंट वाइज इसमें से बेस्ट परफॉर्मिंग कौन से रहे, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा निकला कि 2018 में 19 में एक्सिस फ्लेक्सी कैप रहा, अभी एक्सिस फ्लेक्सी कैप लास्ट 2 साल में, ये कैलेंडर रिटर्न्स के हिसाब से किया है इन्होंने, ठीक है। तो 2021-22 में थर्ड लास्ट, नॉट गुड, ठीक है। और अब हम यहाँ देखें एसबीआई फोकस, राइट, वन ऑफ द फंड्स विच बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि हमारे शायद 1 और या 2 मॉडल पोर्टफोलियोज में भी है, तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ये 2019 में बहुत अच्छा रहा, 2020 में ओके ओके रहा, 2021 में बहुत अच्छा रहा, 2022 में अच्छा नहीं रहा, 2023 अभी तक ओके ओके है, बहुत अच्छा नहीं है, बट इतना बुरा भी, मतलब 2022 was one of the bad years for 2000 SBI focused, but it is better than 2022 currently, ठीक है। तो एक काफ़ी जिगजैग परफॉर्मर रहा है SBI फोकस टिल नाउ। अब एक्सिस फोकस देखें तो 3 साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, 2 साल लोएस्ट, ठीक है। पराग पारिक इज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट, अगेन पार्ट ऑफ वन ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो, 3 मॉडल पोर्टफोलियो में है, पता नहीं 4 में है, ठीक है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप तो मोस्टली मोस्ट कंसिस्टेंट 2022 में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, ऑब्वियसली यूएस मार्केट वर आल्सो नॉट वेल और दे हैव सम यूएस एलोकेशन टू, ठीक है। बट ओवरऑल एटलीस्ट इन 5 इयर्स में सबसे कंसिस्टेंट। बट आप देखोगे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप देखो आप, 6th 9th 10th वर्स्ट, ठीक है। तो कहेगा नहीं यार तो निकाल ही देता हूँ, राइट, अगर आपको यार इतना खराब। 2021 में 4th और 2022 में टॉप परफॉर्मिंग, और मतलब अच्छा खासा बीट किया है, टॉप परफॉर्मिंग ऐसा नहीं है, अच्छा खासा बीट किया है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है कि बेसिकली आपको एक अच्छा फंड मैनेजर और एक अच्छी अप्रोच से आपको उसको थॉट देना है, और जो इश्यूज हैं वो समझने हैं कि क्या इश्यूज हो सकते हैं, और फिर उसके साथ करके रहना है। मतलब क्योंकि आप कभी भी चेज नहीं कर पाएंगे कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड कौन सा है। अब फ्रैंकलिन देखो ना, फ्रैंकलिन का कितने इश्यूज हुए, राइट, 2020 में कोविड वगैरह में, फिर भी एक फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप लास्ट में 2 साल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है फ्रैंकलिन ने। कोटक फ्लेक्सी कैप अगेन वन ऑफ द फंड्स विच वी हैड इन द पोर्टफोलियो, अभी 2 बार खराब परफॉर्मेंस 2020-21 में, इतना प्रेशर, इतना सब होने के बाद ऑब्वियसली बहुत बड़ा एयूएम है, सब कुछ है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए और काफ़ी खराब परफॉर्मेंस रहा 2 साल में, तो हमने उसको निकाल दिया था अपने पोर्टफोलियो से। और फिर अब 2022 में इट वाज गुड, और अभी भी 2023 में इट इज ऑल्सो डूइंग प्रीटी वेल, ठीक है, मतलब डिसेंटली वेल। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि दिस इज हाउ द साइकिल्स ऑफ फंड्स आर। कोई भी फंड आप बताओ टॉप में है क्या, कोई भी फंड टॉप 2 में है क्या, कोई भी फंड लगातार टॉप 3 में है क्या, एक भी नहीं है, एक कोई भी फंड लगातार टॉप 5 में है क्या, चलो ये बताओ मुझे, है क्या कोई एक भी फंड जो कंसिस्टेंट टॉप 5 में है, एक भी नहीं है। मतलब कोई भी फंड ऐसा नहीं है जो टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मर फंड रहा हो लास्ट 5 साल में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि दिस इज हाउ द परफॉर्मेंस हैज बीन। कोई भी कंसिस्टेंटली लगातार इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं देख सकता, राइट। तो ये चीज हमें समझनी है जब हम फंड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो वी हैव टू बी ओके विद समटाइम्स नॉट सो गुड परफॉर्मेंस, अंडरस्टैंड की रीजंस क्या है। अब भाई कोई अप्रोच चेंज हो गई है, फंड मैनेजर चेंज हो गया है, ठीक है, या जैसे बहुत ज्यादा एयूएम हो गया है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग, कुछ कुछ कैटेगरीज में एटलीस्ट हो सकता है, तो लेकिन समझो रीजन है कि हाँ यार ये अब शायद इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना रहे क्योंकि ये रीजन मुझे लगते हैं, तो फिर देन आई थिंक वी शुड टेक। लेकिन कुछ टाइम के लिए, 1 साल के लिए एटलीस्ट अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा और उसके बेसिस पे अगर हम फंड को हटाते हैं, दैट आई थिंक बिल्कुल भी हमें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिस इज हाउ द थिंग्स विल ऑलवेज बी। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये चार्ट, आई थिंक वी शुड प्लान। मेरे को लगता है कि मेरे को भी अपने फंडोमीटर में इस तरह का एक लाइव डेटा जो है ट्राई करते हैं कि इस तरह का मैं दे सकता हूँ, तो ठीक है, सो दैट आपको भी ये चीज़ कंसिस्टेंटली पता चले कि क्या फंड किस टाइप सब बेस्ट परफॉर्मर रहा है। ये फंड क्वाड्रेंट वाइज सब इंफॉर्मेशन है, बट इस तरह का प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। एज आई सेड इट्स बाय वैल्यू रिसर्च, तो दैट्स व्हाई आई वांट टू शेयर विद यू। आई होप दैट यू लाइक्ड इट। तो ये बेसिकली उन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू मैकेंजी विच इज़ द बिगेस्ट कंसल्टिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, उनके हिसाब से एक कंपनीज के 2 सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होते हैं मेजरली। एक होता है प्राइस प्रीमियम,
कि भाई वो प्रीमियम प्राइस कर पाते हैं, तो क्यों क्यों रीजन है, तो वो एक रीज़न रहता है। और एक दूसरा है उनकी कॉस्ट या कैपिटल एफिशिएंसी, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी और उनकी जो कॉस्ट है उसकी एफिशिएंसी में, ये मेजरली दो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी के पास होते हैं। अब वो किस वजह से होते हैं? प्राइस प्रीमियम उन्होंने बोला कि 5 तरह से उन्होंने बोला है कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो, तो कि भाई प्रोडक्ट्स जो है ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए कंपनी कि भाई विच आर डिफिकल्ट टू कॉपी या फिर जो प्रोटेक्टेड हो पेटेंट से। अच्छा, इसमें मेरे को आपसे हेल्प चाहिए इंडियन कंपनी पर्सपेक्टिव से। अब ये जो चार्ट है ये यूएस पर्सपेक्टिव से है, इसमें सब यूएस की कंपनी है। तो आप, अब मैं भी कुछ जो जो मेरे दिमाग में आएगा मैं भी बोलूँगा, इट इज़ जस्ट कम्प्लीटली रन, मतलब मे बी आई एम नॉट कवरिंग एवरीथिंग, बट जो भी मेरे दिमाग में फ्रॉम टॉप ऑफ द माइंड आएगा आई विल ऑल्सो से। तो इनोवेटिव प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत डिफिकल्ट टू कॉपी हैं या प्रोटेक्टेड है पेटेंट्स से, उस तरह की कंपनीज का प्राइस प्रीमियम रहता है, दे हैव दैट प्राइस प्रीमियम, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है, राइट, उस चीज़ का। तो इन्होंने जो एग्जांपल दिया है वो एएसएमएल का दिया है, जो कि एक सेमीकंडक्टर कंपनी है, और एक एप्पल का दिया है कि भाई प्राइस प्रीमियम है, डिफिकल्ट टू कॉपी प्रोडक्ट्स हैं, और क्या कहते हैं, पेटेंट्स वगैरह से प्रोटेक्टेड है। आप बताओ इंडिया में कौन सा है? तो मुझे तो लगता नहीं है कुछ ऐसा स्पेसिफिक इनोवेटिव प्रोडक्ट कंपनी इंडिया में है, ठीक है। मे बी न्यू स्मॉल ड्रोन कंपनीज हेयर एंड देयर आर कमिंग, फ्यू कंपनीज आर कमिंग, मतलब लिस्टेड कंपनीज की अगर हम आगे अगेन मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई इस तरह से प्रोडक्ट कंपनी जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं और ग्लोब के लिए, या इस तरह की कोई प्रोडक्ट कंपनी एज सच कोई बड़ी कंपनी मेरे टॉप ऑफ द माइंड में नहीं आती है, ठीक है। तो आपके है तो आप बताना मुझे कि कौन सी ऐसी इनोवेटिव प्रोडक्ट कंपनी है जो, जिनके पास या तो पेटेंट प्रोटेक्शन है, ठीक है, कुछ है, एक आध दो पेटेंट प्रोटेक्शन है, ऐसी नहीं है, इंडिया के पास कंपनीज हैं जो पेटेंट प्रोटेक्टेड हैं, या फिर मोस्टली एमएनसीज हैं जो इंडिया में भी जिनका पेटेंट प्रोटेक्शन है, फार्मा में भी कुछ कंपनीज हैं, बट अगेन मतलब प्योर ऐसा कंपनी नहीं है, ठीक है। तो आप बताना मुझे कि अगर आपको कुछ लगे तो, बट आई थिंक दिस कैटेगरी इंडिया में ये एग्जिस्ट ज़्यादा नहीं करती है। सेकेंड है क्वालिटी। उन्होंने बोला कि क्वालिटी की वजह से भी प्राइस प्रीमियम कंपनीज को मिल सकता है इफ़ यू हैव ए प्रोडक्ट विच आर वेरी हाई क्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स। तो ये आई थिंक आई एग्री, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन इंडिया लाइक दैट। जैसे अगर हम एफएमसीजी में बात करें तो नेस्ले हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, या मैरिको अगर हम देख करें, तो मतलब आई थिंक दे हैव दैट, दे हैव ट्राइड टू मेंटेन दैट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट सर्टन लेवल, कि उनके प्रोडक्ट्स ब्रांड वैल्यू तो है ही, बट क्वालिटी भी उनके प्रोडक्ट्स में है, राइट। इवन अगर हम थोड़ा क्या कहते हैं, कार कंपनीज को भी देखें, राइट, नाउ स्पेशली द न्यू कंपनी लाइक द टाटा मोटर जिस तरह से कार्स लेके आ रही है, या महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो दीज कंपनीज हैव दैट क्वालिटी जो है। और जो क्लासिक एग्जाम्पल मुझे लगता है जो क्लास इसमें क्वालिटी में आता है वो है जिलेट, राइट। आई थिंक उनका जो प्राइस प्रीमियम है ऑन देयर रेजर्स एंड एवरीथिंग, स्पेशली द मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट, वो आई थिंक इज़ अ प्योर क्वालिटी प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, उस वजह से। तो इन्होंने जो है एग्जांपल दिया है वो सोनोस करके कंपनी है और एक BMW, उन्होंने क्वालिटी का एग्जांपल दिया। फिर थर्ड है ब्रांड। अगर आपका ब्रांड बहुत स्ट्रांग है तो ऑफकोर्स आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो, ये प्राइस प्रीमियम के अंडर है सब, राइट। तो ब्रांड में ऑफकोर्स आई थिंक वो तो फिर एग्जांपल इंडिया में भी काफ़ी सारे हैं, राइट। अगेन मोस्टली सभी FMCG कंपनीज, अगेन आई थिंक वी कैन लिस्ट नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, राइट, डाबर, मैरिको, तो ये सब कंपनीज जो हैं बिकॉज देयर ब्रांड्स आर सो स्ट्रॉन्ग, राइट, तो दे कैन चार्ज अ प्राइस प्रीमियम ऑन देम, ठीक है। और कुछ और कंपनीज अगर हम बात करें तो आई थिंक पेज इंडस्ट्रीज में, राइट, तो जॉकी, अगेन आई थिंक वो क्वालिटी में भी जा सकता है कि जॉकी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और उनका ब्रांड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट, तो इसलिए प्रीमियम प्राइसिंग है, ठीक है। सिमिलरली आई थिंक मान्यवर, राइट, वेदांत फैशन, तो उनका भी प्राइसिंग काफ़ी प्रीमियम है, एक तरह से प्रीमियम प्राइसिंग कर पाते हैं, या मतलब उनका मार्जिन अच्छे हैं, प्राइस प्रीमियम मार्जिन, उनके मार्जिन दोनों बाकियों से अच्छे हैं। तो आई थिंक देयर ऑल्सो इज़ अ क्वालिटी एंड ब्रांड उनका उस तरह से वो कर सकते हैं। तो देयर लॉट ऑफ सच कंपनीज आई थिंक, और आई एम श्योर लॉट ऑफ अदर्स कंपनीज आर देयर जो इस तरह से एक प्रीमियम प्रोडक्ट्स में इंडिया में काम करते हैं। और आजकल तो काफ़ी सारी छोटी छोटी कंपनीज भी है, लैंडमार्क कार्स और एथोस, आई थिंक दो विच आर वर्किंग इन दिस प्रीमियम सेगमेंट ऑफ विच हैव ए वेरी गुड मार्जिन्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तनिष्क आई थिंक इज अ क्लासिक एग्जांपल, वन मोर आई थिंक वी आर फॉरगेटिंग, राइट। तो अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड, ठीक है, एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो दैट्स वाई द प्राइस प्रीमियम। तो अगर उनके मार्जिन देखोगे आप बाकी ज्वेलरी कंपनी से, तो दे आर मच मच बेटर। फिर फोर्थ इन्होंने बोला है कि प्राइस प्रीमियम कब आता है, कस्टमर लॉक इन से आता है, ठीक है। कस्टमर लॉक इन मतलब अनविलिंग टू स्विच टू कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। तो इन्होंने जो एग्जांपल दिया है वो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी की, भाई हमने उसका यूज़ करते हैं तो वी डोंट वांट टू स्विच, राइट। तो इंडिया में आई डोंट नो, मतलब आई थिंक टेलीकॉम, राइट, आप टिपिकली यू डोंट स्विच
रेयरली यू स्विच, राइट? एयरटेल एंड 2 ही कंपनीज हैं मेजरली, अगर हम बात करें तो डुओपोली है। तो टेलीकॉम आई थिंक मेरे टॉप ऑफ द माइंड आता है कि रिलायंस जियो एंड एयरटेल आई थिंक हैव दैट कस्टमर लॉक इन, ठीक है, उनको वो एडवांटेज है कस्टमर लॉक इन का, ठीक है। बाकी अगेन आई डोंट थिंक कि ऐसा हम मतलब बाकी मार्केट शेयर वगैरह के ऊपर है कि Naukri.com वगैरह की इन सब के हैं, बाकी किसी की मोनोपोली है तो फिर आपके पास लॉक इन तो क्या ही लॉक इन, तो फिर तो मोनोपोली ही है। जैसे IRCTC वगैरह है तो वो तो वी शुड नॉट टॉक मच अबाउट दैट, ठीक है। तो ये चीज़ें बोलिए, रैशनल प्राइस डिसिप्लिन, राइट? आपका प्राइस डिसिप्लिन ही इतना रैशनल है कि लोअर बाउंड ऑन प्राइस इज स्टैब्लिश बाय इंडस्ट्री लीडर, राइट? तो आप वो मतलब कर पाते हो कि प्राइस डिसिप्लिन बहुत क्रिएट कर पाते हो। अब सेकंड उन्होंने बोला कॉस्ट एंड कैपिटल एफिशिएंसी। तो आपका इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, आपका बिजनेस मॉडल इतना इनोवेटिव है कि आप वो कॉस्ट और कैपिटल एफिशिएंसी क्रिएट कर पाते हैं। इन्होंने जो एग्जांपल दिया है वो IKEA का दिया है और वन मोर, मतलब मेरे को पता नहीं कौन सी कंपनी है, बट आई थिंक डीमार्ट इज अ क्लासिक एग्जांपल है, राइट? कि इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है, सब सारे स्टोर्स बाय करते हैं, राइट? क्या कहते हैं, पेएबल डेज आर कंप्लीटली आई थिंक कुछ 3 या 4 दिन का पेएबल डेज है। तो काफ़ी इनोवेटिव बिजनेस मतलब प्रैक्टिसेस हैं उनकी, राइट? एंड दैट्स वाई दे कैन डू दोज कॉस्ट एफिशिएंसी, मतलब सबसे ज़्यादा लोवेस्ट प्राइस पे वो कर पाते हैं और कैपिटल एफिशिएंसी क्रिएट कर पाते हैं, राइट? तो वो मुझे लगता है कि डीमार्ट काफ़ी फिट होता है इस पर। यूनिक रिसोर्सेज, इनहेरेंट जोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सेस टू रॉ मटेरियल की ऐसा है कि आपके पास कुछ ऐसा एक्सेस है रॉ मटेरियल वगैरह का कि जिसकी वजह से आप कॉस्ट और कैपिटल एफिशिएंसी क्रिएट कर पाते हो। तो अगेन ऑन द मतलब आप PSUs को तो बोल ही सकते हो, ये कोल इंडिया वगैरह ये सब चीज़ें तो है ही, बट इनका कोई कंपटीशन नहीं है सच, तो ये तो गवर्नमेंट की वजह से भी है, राइट? बट अगर हम एक बाकी कंपनीज के बारे में इस तरह से कहें कि दे हैव एक्सेस टू रॉ मटेरियल, आई थिंक सम सीमेंट कंपनीज, राइट? तो अल्ट्राटेक है, अंबुजा है, तो आई थिंक दे हैव दैट बेनिफिट ऑफ कि पर्टिकुलर कि भाई उनके पास रिसोर्स रॉ मटेरियल का एक्सेस है, या स्टील कंपनीज हैं उनके पास भी रॉ मटेरियल का एक्सेस है, राइट? तो वो मुझे लगता है कि दे आर सम एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद दोज काइंड ऑफ मतलब जियो पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या रॉ मटेरियल का एक्सेस उनको ईजिली है। तो दे आर सम सच कंपनीज विच आर देयर, तो विच आर राइट प्लेस पे वो हैं, राइट? तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब इन्होंने जो एग्जांपल दिया है वो कॉस्टको और अमेजॉन का दिया है, राइट? कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल में वो एफिशिएंसी क्रिएट कर पा रहे हो, कॉस्ट एफिशिएंसी। तो आई थिंक मारुति सुजुकी इज ए वेरी गुड एग्जांपल इंडिया पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, राइट? तो दे हैव क्रिएटेड दोज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो इस तरह से वो वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं, इस तरह से वो उस कॉस्ट पे रख पाते हैं प्रोडक्ट्स को, जो बहुत डिफिकल्ट है, राइट? कॉम्पिटिशन के लिए उस तरह के प्राइजिंग पॉइंट्स पे प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना, ठीक है? तो वो कॉस्ट एंड कैपिटल एफिशिएंसी क्रिएट कर पाते हैं। फिर स्केलेबल प्रोडक्ट्स, राइट? एबिलिटी टू ऐड कस्टमर्स एंड कैपेसिटी एट नेग्लिजिबल मार्जिनल कॉस्ट, राइट? तो इस तरह का स्केलेबल प्रोडक्ट है क्या आपके पास कोई? तो इन्होंने जो एग्जांपल दिया वो मेटा का दिया है कि आप नए कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं और आपको कुछ ज़्यादा मार्जिनल कॉस्ट नहीं लग रही है उसमें। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली आई डोंट नो, इट मे बी वेग आंसर, मे बी यू कैन करेक्ट मी, बट बैंकिंग आई थिंक इज अ सेक्टर इंडिया में जो एक स्केलेबल प्रोडक्ट है, राइट? आपको एज सच कस्टमर ऐड करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्जिनल कॉस्ट नहीं लगती है नए कस्टमर ऐड करने के लिए, राइट? तो वो है। बाकी आई थिंक नौकरी, अगर हम इन्फो एज देखें तो उनका Naukri.com आई थिंक इज अ स्केलेबल प्रोडक्ट। जोमेटो आई थिंक हैज़ दैट काइंड ऑफ स्केलेबल प्रोडक्ट, ठीक है? तो वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं तो इंडिया पर्सपेक्टिव। तो इसलिए मेरे को लगा कि ये तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो जो ऐसी कंपनी जो इन दोनों में दोनों हैं, जिनके पास प्राइस प्रीमियम भी है और कॉस्ट एंड कैपिटल एफिशिएंसी भी है, बताओ कौन सी है इंडिया में इस तरह की कंपनीज, राइट? तो वो चीज़ें हमें समझनी है। आई डोंट नो, मतलब इज इट रिलायंस जियो, आई डोंट नो, मतलब वी डोंट नो मच, इट्स नॉट अ सेपरेटली लिस्टेड। तो कॉस्ट एंड कैपिटल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा वी कैन नॉट टॉक, राइट? बट डेफिनेटली दे कैन हैव दैट प्राइस प्रीमियम। अभी तो नहीं है, अभी तो उन्होंने ख़त्म ही किया है प्लेयर्स को इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, राइट? बट तो आई डोंट नो, इन्होंने जो एग्जांपल दिए हैं कि ये दोनों चीज़ें जो प्राइस प्रीमियम भी कर पाते हैं और कॉस्ट एंड कैपिटल एफिशिएंसी भी कर पाते हैं। उन्होंने अल्फ़ाबेट, ऑब्वियसली मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी एंड इंटुइट, ये 4-5 कंपनीज का एग्जांपल दिया है यहाँ पे। तो ये जो दोनों चीज़ें कर पाते हैं कि दे हैव दैट प्राइस प्रीमियम एज वेल एंड दे हैव अ गुड एंड कॉस्ट एंड कैपिटल एफिशिएंसी एज वेल। तो आई डोंट नो, मेरे टॉप ऑफ द माइंड एकदम से बहुत अच्छा एग्जांपल ऐसा तो नहीं आ रहा है, ठीक है? यू लेट मी नो एज वेल ऑन दिस, ठीक है? दैट इज ऑल। आई थिंक थोड़ा सा लंबा हो गया। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।